नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। तो आज हम बात करेंगे 350 करोड़ की। इनकम टैक्स विभाग ने झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के 10 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की है। ये छापेमारी 6 दिसंबर से शुरू हुई थी, जो 15 दिसंबर को खत्म हुई। 10 दिनों तक झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में की गई छापेमारी में 350 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश बरामद हुआ है। इस छापेमारी के 10 दिन बाद धीरज साहू मीडिया के सामने आए और कहा कि ये सारा पैसा उनका नहीं है, बल्कि उनके परिवार और फर्म का है। वह हर चीज का हिसाब देंगे। धीरज ने यह भी कहा कि इस पैसे का कांग्रेस या किसी और पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल बरामद नोटों को बोलांगीर और संबलपुर स्थित स्टेट बैंक में जमा कर दिया गया है। चलिए धीरज के बयान की बातें जानते हैं। उन्होंने क्या क्या कहा है। पहली बात, उन्होंने कहा है कि सारा पैसा मेरा नहीं है, ये पैसा मेरे परिवार की फर्म का है, जिसमें छिपाने वाली कोई बात नहीं है। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि अगर इनकम टैक्स ने छापा मारा तो मैं हर चीज का हिसाब दूंगा। कुछ दिन इंतजार कीजिए, मैं खुद सामने आकर और बताऊंगा, सारी चीजें जनता के सामने रखूंगा। ये काला धन है कि नहीं है, हम लोगों के पास हर बिजनेस है, वो मेरे परिवार के नाम से है। इनकम टैक्स का जवाब आने दीजिए, यह वही लोग बताएंगे। मैं बिजनेसमैन नहीं हूं, मेरे परिवार वाले जवाब देंगे। मैं इन सब से बहुत दूर हूं। जो भी जानकारी मुझे देनी थी मैं दे चुका हूं। ये इनकम टैक्स का छापा है, लोग इसे कैसे देख रहे हैं, मैं किसी पार्टी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी या किसी और पार्टी का पैसा नहीं है, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। मैं 35 साल से एक्टिव पॉलिटिक्स में हूं, लेकिन मेरे साथ हुई ये पहली घटना है जिससे मेरे दिल को चोट पहुंची है। जो पैसा पकड़ाया है वो हमारी फर्म का पैसा है। हमें शराब के बिजनेस में 100 साल से ऊपर हो गए हैं। इन सालों में हमने काफी रेवेन्यू दिया है। मैं चाहता हूं कि इसका अपनी तरफ से खुलासा कर दूं, लोगों को जानकारी मिले। राजनीति छोड़कर मैं बिजनेस में भी ध्यान नहीं देता था। बिजनेस मेरे परिवार वाले ही करते थे। कभी कभार मैं इसके बारे में पूछता था। हमारा संयुक्त परिवार है, हम 6 भाई हैं और उनके बच्चे हैं। हम बिजनेस से जुड़े हुए हैं और 100 साल से पुराना व्यवसाय है। जो पैसा मिला है वो हमारी फर्म का है। शराब में सारा सेल कैश से होता है। ये सेल कनेक्शन का पैसा था। ये कांग्रेस या दूसरी पार्टी से इसका कोई संबंध नहीं है, यह पूरी तरह हमारी कंपनी का पैसा था। अब इनकम टैक्स की तरफ से ऐसा नहीं कहा गया है कि यह पैसा गैर कानूनी है। इस संबंध में जब मुझे पूछताछ के लिए बुलाया गया तो पूरा हिसाब दूंगा। 9 ठिकानों में 354 करोड़ रुपए अब जमीन के अंदर कीमती चीजों का होने का शक है। इनकम टैक्स विभाग ने धीरज साहू के 10 ठिकानों पर छापेमार में 354 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। करोड़ों के बौद्ध डिस्टिलरी में छापे की कार्रवाई पूरी हो चुकी है। वहीं रांची वाले घर पर आयकर के अधिकारियों को कैंपस में जमीन के अंदर ज्वेलरी और दूसरी कीमती चीजों के होने का शक है। बताया जा रहा है कि अगर किसी मेटल के बक्से में चीजें होंगी तो पता चल जाएगा। जानकारी की माने तो जियो सर्वेलेंस सिस्टम के जरिए कैंपस की जांच की जा रही है। जब ईडी की जांच की तैयारी चल रही थी, धीरज साहू के उड़ीसा के ठिकाने से कैश, जेवर के साथ जमीन, होटल, हॉस्पिटल और व्यापार में निवेश के कागजात भी मिले हैं। इनका असेसमेंट किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि करोड़ों के इस निवेश की जांच अब ईडी कर सकती है। जानकारी के मुताबिक भुवनेश्वर में ईडी के एक बड़े अधिकारी ने आयकर टीम से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी ली है। इसके बाद दिल्ली लौट आए हैं। पश्चिम उड़ीसा में देशी शराब की लगभग 300 दुकानें साहू परिवार के नाम पर है और 24 साल से शराब के ठेके उनके पास ही हैं। इन दुकानों का कई वर्षों से टेंडर तक नहीं हुआ है। चावल और महुए से कच्ची शराब बौद्ध, बंगलुरु और टिटलागढ़ जिले में गांवों में मौजूद भट्टियों में बनता है। तो हम यहाँ पर जिस कांग्रेस सांसद की बात कर रहे हैं, उनके ठिकाने से 354 करोड़ रुपए
मिले हैं और उनका कहना है कि ये पैसे उनके नहीं हैं, उनके परिवार के हैं। और इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रकाश सक्सेना जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। प्रकाश सक्सेना जी, ये जो पूरा मामला सामने आया है, कांग्रेस सांसद हैं, 354 करोड़ रुपए उनके ठिकाने से मिले हैं, लेकिन उनका दावा है कि वो कह रहे हैं कि ये मेरे पैसे नहीं है, मेरे परिवार के पैसे हैं। क्या कहेंगे आप इस पे? नहीं, जिस हिसाब से उससे पेनाल्टी कास्ट होगी तो उनको तो जेब से पैसा देना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में उसको नकारना ही उनको ज्यादा उचित लग रहा होगा कि रकम हमारी है ही नहीं। और ये जो मामला है, ये जब जो चावल पकाते ना कुकर में, दाने के बराबर है जी। ऐसे लोग पूरे देश में फैले हुए हैं। ये नैरेटिव गढ़ना कि भ्रष्टाचार और काला धन ये सब खत्म हो गया है जी। ये इसका जीवंत उदाहरण है कि बहुत तेजी से काला धन आज भी पनप रहा है जी। भ्रष्टाचार आज भी व्याप्त है। बिल्कुल। आप यदि देखेंगी उसमें जो नोटों की गड्डियां दिखाई गई हैं, जो मैंने भी देखा चैनलों पे, अखबारों में, वो किस नोट की गड्डियां हैं? आप देखेंगे कि वो नए 500 के और 200 के नोट हैं। बिल्कुल। जो नोटबंदी के बाद बदले गए थे, नोटबंदी के दौरान बदले गए थे जी। अब ऐसा बताया जाता है कि वो 40 साल से इस काम को कर रहे हैं, शराब के व्यापार में हैं जी जी। तो क्या ये 40 साल की कमाई है? यदि ये 40 साल की कमाई है तो नोट बदले गए हैं। और यदि ये नए नोटों में, यदि 354 करोड़ जो आप फिगर बता रही हैं, यदि ये नए 2016 एंड यानी 2017 से कमाए गए रकम है तो 6 साल की कमाई है ये अपने आप में स्पष्ट है कि यदि ये 6 साल में कमाया तो भयानक भ्रष्टाचार आज भी चल रहा है। तो ये हमारी जो संस्थाएं हैं, ये अचानक क्यों यहाँ पर छापा इन्होंने मारा? ये इतने साल से कारोबार चल रहा था कि इसकी सूचनाएं नहीं थी, या ये सिर्फ एक नैरेटिव गढ़ने के लिए है कि एक इसको पार्टी पॉलिटिक्स में ले आए ना भ्रष्टाचार। जैसे हम कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, वैसे भ्रष्टाचारियों का कोई राजनीतिक दल नहीं होता। आप अभी ताजा उदाहरण महाराष्ट्र का देखें, अभी एक खबर देख रहा था कि जो छगन भुजबल जी थे, उनकी 2018 की एक याचिका ईडी ने वापस ले ली। वो गुम गई है फाइल। क्यों गुम गई है? तो ये अपनी सुविधा से पार्टी बदल लेते हैं और बच जाते हैं जी। तो ये नैरेटिव खड़ा करना कि ये किसी राजनीतिक दल का हिस्सा है जी। आप मध्य प्रदेश का उदाहरण देखिए। 2018 में 2019 में कमलनाथ सरकार के दौरान भी छापे पड़े थे। बिल्कुल। उनमें एक इनके ओएसडी थे और एक और व्यक्ति था जो प्लेटिनम प्लाजा में छापा पड़ा था जी जी। तो सैकड़ों हजारों करोड़ का मामला था। उसमें एक आरोपी ने बयान दिया था कि ये भाजपा के शासनकाल में कमाई गई राशि है जी। वो मामला भी बंद पड़ा हुआ है। तो मेरा मतलब भाजपा कांग्रेस करना नहीं है जी। मेरा मतलब ये है कि ये प्रक्रिया जो संस्थान है जो लगातार काला धन का उत्पादन हो रहा, विदेशी काले धन की तो बात ही छोड़ दीजिए, आज भी बहुत तेजी से काला धन पनप रहा है, भ्रष्टाचार भयानक रूप से चल रहा है। और ऐसे में धीरज साहू जो कह रहे हैं कि मेरा धन नहीं है, मेरे ख्याल से 140% करीब पेनाल्टी लगेगी उस पे, उस काले धन पे। तो भाई अपनी जेब से कौन देना चाहेगा? उससे अच्छा कि उसको नकार दो। तो शायद इसलिए उनका बयान हो सकता है कि हमारा धन नहीं है, रिश्तेदारों का और लोगों का, वो तो इनकम टैक्स उसका हिसाब लेगी। बिल्कुल बिल्कुल, पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं और रिश्तेदारों पर सारी चीजें थोपते हुए नजर आ रहे हैं धीरज साहू जी। प्रकाश सक्सेना जी, एक और सवाल मेरा आपसे ये कि धीरज साहू ने कहा है कि इस पैसे का कांग्रेस या फिर किसी और पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन धीरज साहू तो कांग्रेस से ही हैं, तो कुल मिलाकर घेरे में तो कांग्रेस आएगी। लेकिन देखिए, आप विपक्ष हमेशा ये कहता रहता है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के सांसदों पर या फिर नेताओं पर ईडी और आईटी के छापे पड़वाती है, जानबूझ के पड़वाती है और अपने सांसदों पर फोकस नहीं करती है जी। वो ऐसा कहेंगे ही, कारण क्या है? देखिए वहां पर कांग्रेस सरकार है जी, है ना, शायद वहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है और वहाँ छापा पड़ा हुआ है। जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ छापा नहीं पड़ रहा है। इसलिए जैसे बीजेपी अपना नैरेटिव गढ़ रही है, वैसे कांग्रेस अपना नैरेटिव गढ़ेगी कि भाई हम लोगों पे छापे क्यों पड़ रहे हैं। जबकि यदि आप ये अभी जो रिपोर्ट आई थी, वो संस्था है जो अभी थोड़ा नाम भूल रहा हूँ उसकी, कि अपने मध्य प्रदेश में देखिए विधायकों की 5 साल में 6 से 7 गुना कमाई बढ़ रही है।
अब भाई कैसे बढ़ रही, उनको जो वेतन भत्ते मिलते हैं वो तो समाज सेवा करते हैं तो उसमें ही खर्च हो जाते हैं वो तो। ऐसा कौन सा धंधा करते हैं? एक आम व्यापारी इतना प्रॉफिट नहीं कमा पा रहा है, एक आम युवा जो धंधा लेकर बैठा है, काम धंधा अपना, वो नहीं कमा पा रहा है। ये लोग कैसे कमा पा रहे हैं? और इसमें कांग्रेस बीजेपी दोनों है, बल्कि वो जो रिपोर्ट थी उसमें दिया था कि कांग्रेस के विधायकों की ज्यादा संपत्ति बढ़ी है, जबकि वो विपक्ष में थे। तो ये राजनेताओं का, ब्यूरोक्रेसी का ये पूरा एक गठबंधन है जिसके द्वारा काला धन जनरेट हो रहा है। मेन चीज होती है कि जो नियामक संस्थाएं होती हैं जिनको इस पे काबू करना चाहिए, वो कहीं कठपुतली बनी है या ईमानदारी से काम कर रही हैं। जैसे हम अपने शरीर को देखें, आप देखिए हमारी थायराइड ग्लैंड होती है हमारी बॉडी में, या पेंक्रियास होते हैं जो हमारे जो हार्मोन्स को रेगुलाइज करती हैं, है ना। थायराइड की ग्रंथि यदि कैल्शियम रेगुलेट करना बंद कर दे या उसके जो फंक्शनिंग कम कर दे तो आदमी या तो बहुत ज्यादा मोटा हो जाएगा या एकदम सिकुड़ के कुपोषण का शिकार हो जाएगा, दुबला पतला दिखने लगता। यही रोल हमारी नियामक संस्थाओं का हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए होता है, वो ईमानदारी से काम करें तो इतना जो काला धन जनरेट ही नहीं हो। ये काला धन आप देखें, आर्थिक असमानता हमारे देश में इसीलिए बढ़ रही है कि कुछ लोगों के पास आय के स्रोत बहुत हैं और कुछ लोग बेचारे पाई के लिए परेशान होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल आपने इसलिए पॉलिटिकल एजेंडा, पॉलिटिकल नैरेटिव गढ़ेंगे क्योंकि हर राजनीतिक दल अपना पल्ला झाड़ेगा, जबकि मेरा मानना है कि हर राजनीतिक दल कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व है। बिल्कुल आपने सही कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज अपना नरेटिव सामने लाती हैं और पल्ला झाड़ती हुई नजर आती हैं। प्रकाश सक्सेना जी, मैं संस्थान जो कि अगर हम बात करें जो छापे पड़ते हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ कि 354 करोड़ रुपए के निकले हैं उस सांसद के घर से, लेकिन पहले निगरानी भारत देश में जब सारी चीज़ें घटित हो जाती हैं उसके बाद लोग उस पर काम करना चालू करते हैं। मुझे ऐसा लगता है पहले से सांसदों पर निगरानी, उनकी कमाई पर और किस तरीके से उनके घर में पैसा आ रहा है इस पर निगरानी करनी चाहिए। अब 354 करोड़ जब उनके अभी कितने पैसे होंगे ये कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है, या जितने भी सांसद होंगे भारत देश में सबके पास कितने कितने पैसे होंगे और जमीन के अंदर भी कितने पैसे गड़ा के रखे होंगे किसी को नहीं पता है। लेकिन हम इसकी मॉनिटरिंग तो कर सकते हैं कि सांसद किस तरीके से पैसे कमा रहे हैं, या उनके काम की अगर निगरानी रखेंगे तो उनकी सारी बातें पकड़ में आएंगी। प्रकाश जी बिल्कुल, आप यदि ध्यान दें तो 2011 में जन लोकपाल की मांग इसीलिए उठी थी जी कि पूरा सिस्टम जनता की निगरानी में आए। बिल्कुल, है ना। ये जो आरटीआई एक्ट आया था, अब वो जो पार्टी लाई वो भी उसका शिकार होती गई। आरटीआई एक्ट को भी कुचलने की कोशिश की जा रही है क्योंकि हमारी नियामक संस्थाएं ईमानदारी से काम नहीं कर पा रही हैं, जांच एजेंसियां भी ईमानदारी से काम नहीं कर पा रही हैं। इसमें जनता की भूमिका होना चाहिए क्योंकि जनता का धन है, पब्लिक फंड है। यदि कहीं काला धन जनरेट हो रहा है तो उस पर जनता निगरानी रखे। इसलिए जन लोकपाल कानून की मांग हुई थी और उसका क्या हश्र हुआ? जो लोग मांग कर रहे थे वो लोग किन किन पार्टियों में घुस गए, वो खुद पॉलिटिकल लोग हो गए। तो उस एक अच्छे खासी जो मांग थी जनता के अधिकारों की, उसको ध्वस्त कर दिया गया। जब तक जनता की निगरानी में सिस्टम नहीं आएगा, जनता खुद उस पर वॉच नहीं करेगी, इसको कोई भी नहीं बदल सकता। क्योंकि यहाँ तो पूरा एक रैकेट बन चुका है ब्यूरोक्रेसी का, पॉलिटिकल लोगों का, और बहुत से जो इसमें लोग शामिल हैं। तो ये आप देखिए जो भ्रष्ट अधिकारी ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके खिलाफ मामलों की जांच के आदेश सरकार क्यों नहीं देती है? बिल्कुल, मतलब सरकार यानी राजनीतिक दल, वो किसी भी पार्टी का हो, वो अपने अधिकारियों को बचाता, अधिकारी उनके लिए काम करते हैं। तो ये परस्पर इनकी एक दूसरे के प्रति ट्यूनिंग है और इसलिए कालाधन तेजी से बढ़ रहा है। जब तक जनता की निगरानी, अब ये लोग इतना पैसा कमा चुके हैं कि ये लोग अपने आप में माफिया बन चुके हैं। बिल्कुल, तो लोग डरते हैं इनके खिलाफ शिकायतें करने में। आप देखें कितने ये रेत माफिया का देखें, छतरपुर का केस मैंने पढ़ा था 3-4 साल पहले कि वहां 500 राउंड फायरिंग की थी रेत माफिया ने, कलेक्टर एसपी को भाग के अपनी जान बचाना पड़ी थी। तो जब वो सुरक्षित नहीं है, इतना बड़ा माफिया हो चुका है, तो आम आदमी इसकी निगरानी कैसे करे? यदि आपके मेरे पास कोई दस्तावेज है तो मैं शिकायत में कैसे लाऊं? मेरी जान और मेरे परिवार की सुरक्षा कौन करेगा? तो विसल ब्लोअर एक्ट भी जो बनना था उसको सशक्त नहीं किया गया है। जनता जब तक ताकतवर नहीं बनेगी, इसे मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस व्यवस्था को खत्म कर पाएगा।
बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा कि जब तक जनता की निगरानी में सिस्टम नहीं आएगा तब तक ये सारी चीज़ें खत्म नहीं हो सकती। और सिर्फ बातों में कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, अगर भ्रष्टाचार की बात करें तो भ्रष्टाचार और चरम सीमा अपनी पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रकाश जी, 9 ठिकानों से 354 करोड़ रुपए मिले हैं और अब जमीन के अंदर कीमती चीजों के होने का शक है। यहाँ पे हम एक कांग्रेस सांसद की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की किसी भी सांसद की अगर बात करूं, आपको क्या लगता है परसेंटेज अगर निकाला जाए तो कितने सांसदों के ठिकानों से ऐसे कुछ करोड़ रुपए बाहर आ सकते हैं? जी, इसमें असल में क्या है कि जो राजनीति का चरित्र अब बन गया है जी। कि बिना पैसे के आप चुनाव लड़ ही नहीं सकते। जो हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इतना पूंजी का प्रवेश हो जाएगा राजनीति में। वो तो ये चाहते थे कि ये इस राजनीति में एक सामान्य व्यक्ति भी उतर पाए। बिल्कुल। लेकिन अब बिना धन के नामुमकिन है और एक नंबर में पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम है। ईमानदारी से सिस्टम आपको कमाने नहीं देगा। बिल्कुल। तो इसलिए कुछ लोग मजबूरी में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे लोग दिल से ही भ्रष्ट हैं, कुछ लोग इस सिस्टम में बने रहने के लिए गलत कामों से या सरकार का जो संसाधन होते हैं उसका दोहन करके करोड़ों रुपए और बेनामी संपत्ति के रूप में इन्वेस्ट करते हैं। ये केश रकम यदि इतनी मिल रही है तो इनकी बेनामी संपत्ति बहुत हो सकती है। जो आप कह रही हैं इनके जो छिपा हुआ खजाना ढूंढने की तैयारी हो रही है दबोदन, यदि ये 40 साल से ये तो आप देखिए ना, नए नोट हैं तो जाहिर है कि 6-7 साल में आए होंगे या फिर गलत तरीके से बदले गए होंगे। बिल्कुल। यदि ये 6-7 साल की कमाई है तो 40 सालों की कितनी होगी। और फिर कोई भी काले धन को पूरी तरह से नकद में नहीं रखता, ये अपने बिजनेस की सुविधा के हिसाब से केश रखते हैं लोग। बाकी ज्यादातर लोग ज्वेलरी, प्रॉपर्टी इसमें इन्वेस्ट करते हैं। अभी तक सरकार ने ऐसा कोई नियम नहीं बनाया जिसमें इन चीजों को स्कैन करा जाए कि किसके पास कितनी दबी हुई है। कई जो सांसद हैं वो या विधायक है, इनकी बेनामी संपत्तियां होती हैं, उनको चुनाव के समय खर्च करने की जो हिसाब देते हैं निर्वाचन आयोग को वो एग्जैक्ट सही नहीं होता, वो मैनिपुलेट होता है। तो इनको धन की जरूरत पड़ती है, तो इस तरह से ये लोग पैसा दबा के रखते हैं। और ये जो माफिया खड़े होते हैं ये ऐसे लोगों को हेल्प करते हैं बिल्कुल उनको चुनाव लड़ने में, ताकि वो इनको बचाएं। ये लोग इतने साल तक प्रोटेक्टेड कैसे रहते हैं? इनके को प्रोटेक्शन देने वाले यही राजनीतिक दल, यही अफसर होते हैं। तो ये जो पैसा है सिर्फ इनके पास नहीं होता, ये ऐसे आसपास के लोगों को भी हेल्प करते हैं काले धन से, ताकि वो राजनीतिक रूप से वो इतने मजबूत हों कि वो इनका बचाव कर पाए। बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए प्रकाश जी, कुल मिलाकर हम देखें तो यहाँ पर सबकी अधिकारी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, साथ ही साथ जो नेता है, उनकी पूरी मिलीभगत से पूरा सिस्टम डिस्टर्ब नजर आ रहा है। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी प्रकाश सक्सेना जी, धीरज साहू के ओडिशा के एक ठिकाने से जेवर के अलावा जमीन, होटल और हॉस्पिटल और व्यापार के निवेश के कागजात भी मिले हैं, और वहीं पर एक तरफ वो कह रहे हैं कि ये पैसा मेरा नहीं है। तो यहाँ पर तो उनकी बातें पूरी गलत साबित होती नजर आ रही हैं। देखिए, सही गलत तो अब वो एजेंसी तय करेंगे, हम इसकी समीक्षा कर सकते हैं। तो उसका मैंने जो पहले भी कहा है कि वो उसको इसलिए नकारेंगे कि जो पेनाल्टी है, जो मैंने कहीं अखबार में पढ़ा था, वो 100% नहीं है, 100% ज्यादा है। मतलब 140% शायद उस पर पेनाल्टी लगना है, मतलब 40% उस पर एडिशनल इनको पे करना है। जी हाँ। आप समझिए ना। तो समझदार व्यक्ति क्या करेगा, जो है उसको नकार देगा। तो इसलिए उनका ये बयान उस पेनाल्टी की रकम से बचने के लिए भी हो सकता है कि भाई मेरा नहीं है। अब उसमें वो अपने रिश्ते नातेदारों का कुछ हिसाब में जो बचा पाएंगे रकम, उसको बचाने की कोशिश करेंगे। उनके सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह जो होंगे वो हिसाब लेकर उसमें हिसाब देंगे कि साहब ये मेरे फलाने की, मेरे ठिकाने की है। तो जितनी वो बचा पाएंगे उनका प्रयास उसकी तरफ होगा। जैसा कि एक सामान्य अपन सोच के साथ देखें तो आदमी अपनी संपत्ति को बचाने की कोशिश करेगा। और काफी उनका धन, जब केस इतना है तो काफी ज्वेलरी या उन्होंने दूसरे उसमें निवेश कर रखा होगा धंधों में, उसमें भी होगा, जो कि एजेंसी अब जांच करके निकाल पाएंगी। बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे 350 करोड़ की। इनकम टैक्स विभाग ने झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के 10 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की है, और छापेमारी से 6 दिसंबर को शुरू हुई थी छापेमारी और 15 दिसंबर को खत्म हुई, और 10 दिनों तक झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में छापेमारी से 350 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश बरामद हुआ है। और अब अभी भी शक है कि कुछ जगहों पर अंडरग्राउंड चीजें रखी हुई हैं
और उनकी भी खोजबीन चालू करेगी, क्योंकि उसके ऊपर ईडी का शक है कि यहाँ पर भी कई चीजें पाई जा सकती हैं। तो चलिए देखना ये होगा कि आगे और कितने ईडी के जो शक हैं वो सामने खुल के आते हैं। और जैसा कि कांग्रेस सांसद जो हैं उनका कहना है कि धीरज साहू का कहना है कि मेरे पैसे ये नहीं है, तो उनकी बातें पूरी तरह से झूठी साबित होती नजर आ रही हैं। और हम यहाँ पर सिर्फ धीरज साहू की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम भारत देश में देखें तो कई सांसदों के घर में ही अभी इतना पैसा रखा होगा। और जिस तरीके से कहा जाता है कि भ्रष्टाचार अब खत्म हो रहा है, तो ऐसे जब एग्जाम्पल सामने आते हैं तो उससे साबित हो जाता है कि भ्रष्टाचार की सीमा और ऊपर चढ़ती हुई दिख रही है। तो अब देखना ये होगा कि ईडी की कार्रवाई कहां तक पहुंचती है और किस तरह से ईडी सारे सच सामने लाती है। तो हमारे खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।